जय हिंद प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे यात्रियों के नज़रिए, जिस कड़ी में हमने अल बरूनी के बारे में जानकारी हासिल की और अब हम पढ़ रहे हैं एक और यात्री जो विश्व प्रसिद्ध यात्री था, जिसने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में कई जगहों की यात्रा की। इब्न बतूता के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं कि कहाँ उनका जन्म हुआ। जिसमें सबसे पहले आता है इनका जन्म जो है वो हुआ मोरक्को के तेंजियर प्रांत में, और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में है, ये आप जानते हैं। और इनका जन्म यहाँ हुआ तेंजियर में, और इसके साथ साथ इनका जो जन्म हुआ जिस परिवार में हुआ वो एक शिक्षित परिवार था और एक सम्मानित परिवार था। यानी कि जो शरीयत के कानूनों को, जो इस्लाम धर्म के कानून थे जिन्हें शरीयत कहा जाता है, उन्हें उनके जानकार या उनके जो एक्सपर्ट थे उस परिवार में उनका जन्म हुआ, एक शिक्षित परिवार में। और वे स्वयं भी बहुत छोटी उम्र में उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, शिक्षा ग्रहण कर ली, और इसी के साथ उनका इंटरेस्ट था यात्रा करने में। उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा अपने ग्रंथ में और भारत का वर्णन किया, और इस्लामी भारत आए वो 1332-33 में वे भारत आए और भारत के बारे में लिखा। और इसके साथ साथ इस्लामी कानून, हमने बात की कि शरीयत के जो थे यानी मुस्लिम या इस्लाम के जो कानून थे उसका जानकार वो था, एक्सपर्ट वो था। और इसके साथ साथ जो भारत आया, और भारत आने से पहले उसने कई जगहों की यात्रा की, जिसके अंदर मक्का गया, सीरिया, इराक, फारस, यमन, पूर्वी अफ्रीका, यहाँ इन सभी क्षेत्रों की उसने यात्रा की। अगर हम इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो एक इनका उदाहरण मिलता है, यानी एक छोटी सी घटना जो है वो मिलती है इनकी किताब रिहला में। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मेरे अंदर इतनी अधिक इच्छा शक्ति थी कि मुझे यात्रा करनी है, यानी बाहर जाना है, उन चीज़ों को उन जगहों का मुझे भ्रमण करना है जो उन्हें आकर्षित कर रही थी, उन स्थलों का जिनमें वो अपने स्वयं से प्रेरित थे और जिसके कारण वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें किसी काफिले की ज़रूरत नहीं थी, किसी कारवां की ज़रूरत नहीं थी, किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं थी। और उन्होंने लिखा कि मैं स्वयं से प्रेरित होकर, मेरे अंतःकरण से प्रेरित होकर मैं चल पड़ा यात्रा करने, और तब मेरी आयु केवल 22 वर्ष थी। यानी इतनी इच्छा शक्ति उस व्यक्ति में थी, और ये बहुत ही जिद्दी किस्म के यानी हठीले यात्री थे, व्यक्ति थे। क्योंकि जब इंसान में कुछ करने का जज्बा हो, जुनून हो, हौसला हो या फिर हठ हो, जिद हो, तो वही व्यक्ति अपनी इच्छा को अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। तो इसी तरह के जो व्यक्ति थे वो थे इब्न बतूता, कि उन्हें बहुत लगन थी कि मुझे बाहर जाना है और बाहर की दुनिया से मुझे परिचित होना है, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना है। उन्हें ये नहीं था कि मैं किताबों को पढूं और किताबों को पढ़ करके और वहाँ से ज्ञान इकट्ठा करके और फिर मैं अपने वृतांत लिखूं या अपनी किताब छापूं। नहीं, ये नहीं था। उनको ये था कि जो मैं देखूं साक्षात उन घटनाओं को, उन संस्कृति को, उन सामाजिक जीवन को, उन सभी को अपने ग्रंथ में, अपने साहित्य में लिखूं। इस तरह के व्यक्तित्व जो थे वो थे इब्न बतूता। तो भारत आए 1332-33 में। अब उन्होंने यात्रा की। यात्रा के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। जैसे आज की अगर हम बात करें तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ट्रेन है, बस, टैक्सी, टेम्पो, पर्सनल व्हीकल, कार, बाइक, जो भी है, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 14वीं शताब्दी की, 1300 के आसपास की, जब कनेक्टिविटी नहीं थी, यानी एक स्थान से दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत कठिनाई जो है वो उठानी पड़ती थी। तो इसी का जिक्र करते हैं इब्न बतूता अपने साहित्य में कि मुल्तान से दिल्ली तक जाने में 40 दिन का समय उन्हें लगा, और वहीं सिंध से दिल्ली जाने में उन्हें 50 दिन का समय लगा। और इस तरह का विवरण जो है वो उन्होंने बताया है। और इसी के साथ साथ कई और भी कठिनाइयां थी, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि लूट का डर, जब भी यात्री जाता
अगर कारवे में काफिले में था या अकेले तो जाना संभव ही नहीं था, ग्रुप में जाना पड़ता था। और इस काफिले को, इस कारवे को लुटेरे लूट लिया करते थे, क्योंकि रास्ते में जंगल पड़ता था और जहाँ कोई बस्ती नहीं थी तो ये लुटेरे जो होते थे, डाकू होते थे, वो इनके सामानों को लूट लिया करते थे। वो एक घटना भी बताते हैं कि जब हम जा रहे थे और हमें रास्ते में लूट लिया गया, और उसका वो दुख भी व्यक्त करते हैं कि हमारे जो साथी थे वो बहुत सारे मारे गए और मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मैं इस लूट में और इसमें मैं बच गया, मेरी जान जो थी वो बच गई। इसका विवरण वो अपने ग्रंथ में करते हैं, रेहला में करते हैं। तो लूट का डर जो था वो बना रहता था। इसके साथ साथ गृहातुर, गृहातुर का मतलब घर की याद आनी और घर को जाने को आतुर होना, यानी घर जाने के लिए भी हमेशा मन, जैसे घर से बाहर है अपना मन करता है थोड़े दिन बाद अपने घर चले जाएं, तो ये मन स्थिति भी, उसका भी वो वर्णन करते हैं कि जब घर से हम बाहर हैं तो घर की बड़ी याद आती है। ये भी एक कठिनाई में उन्होंने शामिल किया। इसके साथ साथ बीमारी, वो स्वयं बताते हैं कि एक बार मैं बीमार हो गया, मुझे बुखार हो गया, और बुखार होकर जैसे तैसे हम पहुँचे ट्यूनिस में, और वो इसका विवरण करते हैं कि बीमारी जो है वो भी एक कारण था, साधन सुविधाएं नहीं होती थी। और इसके साथ साथ एकाकीपन की एक बात वो करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे बुखार हुआ, हम ट्यूनिस पहुँचे और हमारे काफिले में बहुत सारे काजी, शेख, इस तरह के लोग थे, उनके बच्चे थे, और जब हम उनका स्वागत किया गया, सब जो लोग गए उनका वेलकम किया गया, लेकिन वो उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि मैं किसी से परिचित नहीं था या कोई मुझसे परिचित नहीं था, इसीलिए मेरा स्वागत वहाँ किसी ने नहीं किया। तो वो इस घटना को देखकर उनको रोना आ गया कि भाई मैं इतनी दूर मैं भी आया हूँ इन लोगों के साथ में, लेकिन मेरा किसी तरह से यहाँ स्वागत नहीं हुआ है। वो एकाकीपन जो था उसको उन्होंने महसूस किया, जिसकी उसका वर्णन जो है वो उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। और बाद में वो बताते हैं कि मेरी मन स्थिति को समझकर, मेरे आत्मा की इस बात को समझ करके किसी व्यक्ति ने फिर मेरा स्वागत किया। तो यहाँ उन्होंने इसे भी कठिनाई में शामिल किया कि एकाकीपन जो था वो भी उस समय यात्रा के दौरान बहुत उनको सताया। तो ये कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने अपना जो यात्रा वृतांत है, जब उन्होंने यात्रा की उस वृतांत को उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जिसका नाम था रिहला। और ये किताब लिखी गई 14वीं शताब्दी के आसपास, यानी कि वही जो भारत आया 1332-33 में, तो 14वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था वहाँ और भारत की उन्होंने सांस्कृतिक जनजीवन के बारे में और समाज के बारे में उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है। अब उसकी बात करें भाषा की, तो अरबी भाषा में उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा, अपना साहित्य जो है वो लिखा। वो पूरा का पूरा यात्रा पर आधारित था। जो लोगों के संपर्क में वो आए, लोगों से उनके जनजीवन के बारे में उन्होंने जो देखा, उन सभी का विवरण जो है वो इसमें लिखा गया। इसके बाद बात करते हैं कि उसने भारत की यात्रा कब की। 1332-33 में आता है कि मध्य एशिया से वो सिंध गया और सिंध से वो भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे आपकी बुक में इस तरह का नहीं दिया हुआ, अगर ज़्यादा हम पढ़ा देते हैं तो आपके इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि मैडम जी ये तो बुक में नहीं है। अगर थोड़ा सा कहीं से बाई चांस अगर थोड़ा सा छूट जाता है तो आपके ये कमेंट्स आते हैं कि यहाँ से ये आपने पढ़ाया नहीं। तो यहाँ मैं आपको पहले बता दूँ कि ये थोड़ा सा बुक में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हट के आपको बता रही हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक कौन था। आपने सुना है मोहम्मद गोरी का नाम। मोहम्मद गोरी जो था उसने तराइन का युद्ध किया, तराइन का प्रथम युद्ध किया 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ, और उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और भारत में यानी दिल्ली में स्थापित हो गई तुर्क स्थापना। अब क्या था कि मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी और उनके दास थे। तो यहाँ से शुरू होता है, उन दासों में से ही कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक व्यक्ति था जिसने दिल्ली में दास वंश की स्थापना की या गुलाम वंश की स्थापना की। और वहीं से वो काल माना जाता है 1206 से लेकर दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है, जहाँ पर दिल्ली केंद्र बिंदु रहा और दिल्ली से शासन करने की जो नींव है वो पड़ी। अब उसके बाद ये आ गया गुलाम वंश या दास वंश,
और दास वंश के बाद आता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में एक नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक का। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि जब इब्न बतूता सिंध आया और उसके बाद जब भारत आया तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत प्रशंसा सुनी कि वो कला साहित्य का संरक्षण करता है, दयावान व्यक्ति है, दयाशील व्यक्ति है। तो उसकी प्रशंसा सुनकर वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया 1332-33 में। और जब मोहम्मद बिन तुगलक से वो मिला, उनके संपर्क में आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक भी इब्न बतूता से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी का मतलब न्यायाधीश। उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया और लंबे समय तक वो वहाँ रहे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में अनबन हो गई, राजा में, मोहम्मद बिन तुगलक में और इब्न बतूता में, और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया, सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा। लेकिन बाद में वो जो मतभेद था वो दूर हुआ और उसके पश्चात उन्हें भेज दिया गया मंगोल। इब्न बतूता को मंगोल चीन में उनका राजदूत बना करके मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बना करके वहाँ उनको भेज दिया। तो ये बात आती है भारत में इनके प्रवेश की और इनके रहने की। अब बात करते हैं कि विदेशों में भी उन्होंने यात्राएं की, जिसमें अगर हम जिक्र करते हैं कि वो मालाबार तट आए और मालाबार तट से वो गए मालदीव, और मालदीव में वो काजी के पद पर रहे, न्यायाधीश के पद पर रहे लगभग 18 महीने, बहुत अधिक नहीं रहे, 18 महीने तक वहाँ काजी रहे। वहाँ से फिर वो श्रीलंका का भी उन्होंने भ्रमण किया, क्योंकि यात्री हैं वो नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए, नई संस्कृतियों के बारे में जानने को आतुर रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जगह जगह का भ्रमण किया, अलग अलग स्थानों पर गए। तो वहाँ से वो श्रीलंका भी गए, वहाँ का भी उन्होंने भ्रमण किया। इसके साथ साथ सुमात्रा से होकर चीनी बंदरगाह गए और इस बंदरगाह का नाम था जायतून, और इस जायतून को वर्तमान में कहा जाता है क्वांजू। यहाँ पर चीन में था, यहाँ पर वो गए, यहाँ की उन्होंने यात्रा की, और इसी के साथ साथ बीजिंग की यात्रा भी उन्होंने की। यानी कि भारत के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की भी उन्होंने यात्रा की, और अंत में उनका मन हुआ घर जाने का, और 1354 में वो घर की ओर घर चले गए। 1347 में उन्होंने घर जाने का मानस बनाया और 1354 में वो चले गए अपने घर। कहाँ चले गए? मोरक्को तंजीर में, यानी वापस वहाँ चले गए। इसी के साथ साथ इब्न बतूता ने जब यात्रा की भारत के साथ साथ अन्य देशों की, तो और चीन की भी यात्रा की, तो इनकी तुलना की जाती है मार्को पोलो से। मार्को पोलो कौन थे? वेनिस के निवासी थे, एक इतालवी यात्री थे जिन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की थी लगभग 13वीं सदी के दौरान, और दक्षिण भारत की इन्होंने प्रशंसा की। पांड्य राजाओं के दरबार में ये गए और इन्हें मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, और इन्होंने भी चीन की यात्रा की। इसी के आधार पर इब्न बतूता की तुलना मार्को पोलो से की गई है। अब इसके साथ साथ जिन जगहों की उन्होंने यात्रा की, उन जगहों को इन्होंने अपने साहित्य में लिखा, उनका वर्णन किया। तो एक नज़र हम डाल लेते हैं मानचित्र पर कि जिन क्षेत्रों के नाम उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखे, अपने साहित्य में लिखवाए, और उन्हीं साहित्य उनके नाम जो है वो हम मानचित्र में देख सकते हैं। जैसे कि दिल्ली का नाम अगर हम देखें तो दिल्ली को कहा गया दिल्ली। हंसी का नाम अगर हम देखें तो यहाँ मिलता है हंसी। यानी इस तरह के नाम जो है वो उन्होंने अपने साहित्य में रहला में लिखवाए। अब जब वो घर चले गए, घर पे हमने चर्चा की कि 1354 में वो घर चले गए, और घर जाकर जब वो गए तो वहाँ यात्रा का जो जिक्र है वो वहाँ के जो स्थानीय राजा थे उनको पता था, और उन्होंने एक व्यक्ति का यहाँ नाम आता है जिसका नाम आता है इब्न जुजाई। उसे कहा कि आप क्या करो, इनके जो इन्होंने देखा इन सभी घटनाओं को आप सुनिए और सुन करके इसे एक साहित्य में लिखें। तो इसी के दौरान रहला लिखा गया, और इन्होंने अपनी उन घटनाओं को, उन विवरणों को लिखवाया और अपने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में, जिसमें भारत की झलक देखने को मिलती है। अब बात करें कि उन्होंने समाज के बारे में लिखा, और क्या लिखा? उन्होंने
सामाजिक स्थिति के बारे में अवगत कराया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शहरीकरण की, कि उन्होंने शहरी जीवन के बारे में वर्णन किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नगर की जो आबादी थी वो घनी थी, यानी बहुत नगर जो थे वो जनसंख्या बहुत अधिक थी, घने बसे हुए थे, और इस भीड़ भाड़ वाले एरिया में उन लोगों के लिए बहुत अवसर थे, काम करने के अवसर थे, क्योंकि वही लोग वहाँ जा सकते थे जो कुशल थे, जिनकी जो कार्य करने की क्षमता रखते थे, योग्यता रखते थे, कुशलता रखते थे, वे नगरों में जाकर के, शहरों में जाकर के अपना व्यवसाय कर सकते थे। ये बात बताते हैं इब्न बतूता। उन्होंने कहा कि शहर बड़े रंगीन बाजारों से सजे हुए थे, बड़ी चकाचौंध वहाँ रहती थी, भीड़ भाड़ के एरिए थे, और उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताया जो कि अपने कार्य को करने के लिए उत्सुक थे। तो ये बात आती है इब्न बतूता ने समाज के बारे में क्या लिखा। इसी के साथ साथ एक और बात आती है कि उन्होंने दास व्यवस्था के बारे में भी लिखा, कि भारत में दासत्व था, दासों की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में भी उन्होंने वर्णन किया। आम व्यक्तियों के जनजीवन का एक हिस्सा, यानी राजकाज का जो हिस्सा था वो दास भी था, और दास उसी तरह से बाजारों में बेचे जाते और खरीदे जाते जिस तरह से कोई वस्तु, कोई सामान बेचा और खरीदा जाता था। यानी कि दासों की स्थिति बतूता बताते हैं कि बहुत ही दयनीय थी, और इनका क्रय विक्रय किया जाता था, और इसी के साथ साथ उनको गिफ्ट में दिया जाता था। यानी कि वो स्वयं बताता है कि जब वो मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने गया तो उसके लिए उसने घोड़ों के साथ साथ दासों को भी खरीदा और गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में राजा को भेंट की थी। और इसी के साथ साथ वो कहता है कि न केवल पुरुष दास थे, बल्कि महिलाएं जो है वो भी दासियां हुआ करती थी। और ये क्या थी, किसमें निपुण थी ये महिलाएं? नृत्य में, गायन में, इस तरह की कला भी इनमें होती थी। ये राज दरबार में गाया करती थी, डांस किया करती थी, और इसके साथ साथ जो बहुत चालाक लोग होते थे, यानी गुप्तचर का काम भी करती थी। वहाँ उन लोगों की सूचनाएं जो है वो भी राजा तक पहुँचाने का कार्य ये दास और दासियाँ किया करते थे। और इसके साथ साथ राजा का जो दैनिक कार्य होता था वो इन दास दासियों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसी के साथ साथ इनकी स्थिति जो थी वो बताता है कि दयनीय थी, क्योंकि इसके जब राजा या कोई राजा के परिवार का व्यक्ति जब बाहर जाता था तो इनकी पालकी को उठाने का काम भी ये दास लोग किया करते थे। तो ये वर्णन करता है दासों के बारे में बतूता। और इसी के साथ साथ वो जब 14वीं शताब्दी में उसने भारत की यात्रा की तो जो चीज़ें उसको स्पेशल लगी कि वो लोगों के संपर्क में आया, यहाँ की संस्कृति के बारे में उसने जाना, कुछ भाषाएं जैसे तुर्की, अरबी, फारसी, इन भाषाओं को उसने जाना, उनके रहन सहन लोगों के बारे में, उनके बारे में जब उसका परिचय हुआ तो जो चीज़ उसको खास लगी उसका वर्णन भी उसने किया है। खास बातों में वो दो बातों का वर्णन करता है, दो वस्तुओं का वर्णन करता है, जिसके अंतर्गत एक आता है नारियल। उसने कहा कि एक ऐसा फल यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो गिरीदार है, यानी अंदर से गिरी है, लेकिन वो फल कैसा है? मनुष्य के सिर जैसा है। जैसे जटा को उसने कहा कि बाल है उसके सिर के ऊपर, दो आंखें हैं और एक मुंह है, इस तरह का एक फल है, और जिसका पेड़ खजूर के पेड़ की भांति ही दिखाई देता है। लेकिन फलों में कुछ अंतर है, क्योंकि वो खजूर से परिचित था लेकिन नारियल उसे भारत में देखने को मिला तो वो एक स्पेशल हो गया उसके लिए, तो उसका वर्णन उसने किया है। इसी के साथ साथ उसने एक और वस्तु का, एक और पत्ते का वर्णन किया है, पान के पत्ते का, कि उसने ये बताया कि पान का पत्ता अंगूर की बेल की तरह ही उगाया जाता था और उस पत्ते को किस तरह से उसके अंदर सुपारी मिला करके उसको चबाया जाता था, उसको खाया जाता था, इसका वर्णन भी वो अपने रहला नामक ग्रंथ में, अपने साहित्य में करता है। तो उसने भारत की उस समय की सांस्कृतिक जीवन की, सामाजिक जीवन की जानकारी दी और इसी के साथ साथ भारत में मुख्य रूप से दिल्ली का वर्णन वो करता है, जो जहां वो रहा, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी के पद पर
और इसके साथ साथ वो व्यापारिक स्थिति का वर्णन करता है, यहाँ की डाक व्यवस्था के बारे में भी वो चर्चा करता है। तो हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम भी चर्चा करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पर। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।